नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार खत्री आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लेट्स लर्न विद अमित कुमार खत्री। अभी आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो एक हेडिंग है, विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले जो अपन ने दो वीडियो देखे हैं इस चैप्टर के, यानी कि जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये अपना जो चैप्टर नंबर 1 है और इसका ये थर्ड पार्ट है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो अपन ने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस को किस प्रकार से लिखा जाता है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो भी बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं, उस पर डिस्कशन किया था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, जो अगर अपना इसके बाद में टॉपिक आया था कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स की अगर मैं बात करूं, तो आप देखोगे कि ये जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स अपन ने देखे थे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो हमने जो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को पढ़ लिया था। अगर ये वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए ऊपर आई बटन में जो 2 लेसन के लिंक हैं वो आप देखें, आपको बेनिफिट होगा और उसके बाद में ही आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब हम इसके आज जो इस जो वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, और इसके बाद में आप देखोगे कि उपचयन एवं अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को। मैं आपको वापस से अपनी बुक को पेज पर लेकर के चलता हूं। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी शो की गई है। एक्टिविटी जो 1.9 है यानी कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है यानी कि CuSO4। ओके, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें लोहे की कील को लटकाया गया है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हो रही है। जब हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे तो देखेंगे कि जो लोहे की कील है, पहले जब हमने उसके अंदर जब लटकाया था उससे पहले एक अच्छी चमक थी, लेकिन थोड़ी देर बाद में हम उस पर जो एक ब्राउन कलर देखेंगे, और वहीं जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसका कलर भी क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है, ब्राउन क्यों हो जाता है, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया है, यानी कि थोड़ा हल्का या फीका या लाइट क्यों हो गया है। तो यहाँ पर एक जो रिएक्शंस कंप्लीट हुई है, देखिए यहाँ पर जो रिएक्शंस हुई है वो है Fe यानी कि आयरन है, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, ये एक्वस फॉर्मेट में है यानी कि जलीय विलयन है। हमने कॉपर सल्फेट जो सॉलिड था उसे हमने वाटर के अंदर जो है डिसॉल्व कर दिया, इसलिए हम उसे एक्वस कहेंगे। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, अब देखिए Fe क्या है, इस SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है और FeSO4 बनता है, आयरन सल्फेट बनता है, और साथ में कॉपर है वो फ्री हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ब्राउन कलर है ये इस कॉपर के कारण है, कॉपर, ठीक है, रेडिश ब्राउन इसका जो कलर होता है। इस अभिक्रिया में यानी कि इस रिएक्शन में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है, हटा दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, उसको हटा करके खुद आ गया है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया की कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर अगर हम डिस्कशन करें तो आप देखोगे, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब आप यहाँ पर देखोगे जो जिंक है यानी कि ये सॉलिड है, और इसके बाद में कॉपर सल्फेट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए जिंक है, कॉपर सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट जो बन जाएगा और कॉपर यहाँ पर फ्री हो जाएगा। अगर हम देखें लेड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2,
ये एक्वस सॉल्यूशन है। देखिए सॉलिड को जब हमने डिसॉल्व कर लिया है और वो घुल गया है तो फिर वो जो है एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं सॉल्ट की बात करूं, नमक की बात करूं, उसे अगर मैं पानी में घोल देता हूं तो वो भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है। तो यहाँ पर लेड क्लोराइड यानी कि PbCl2 बनता है और कॉपर है वो फ्री हो जाता है। अब देखिए जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, एक्टिवेशन ज़्यादा, ये ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है। वे कॉपर को उसके यौगिक से यानी कंपाउंड से विस्थापित कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। अब देखिए आपने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि आप जो एक्टिव जो सीरीज हमने 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको एक बार यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। ये देखिए, ये देखिए, अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने सबसे जो ऊपर पोटेशियम को रखा है, क्योंकि पोटेशियम और जो सोडियम होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं। देखिए सोडियम तो पानी में भी जो है आग लगा देता है, ठीक है, पानी में जलने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उससे भी रिएक्शन कर लेता है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। अब अगर आप इसको देखोगे तो देखिए सबसे नीचे क्या है, ऑरम, सोना, गोल्ड। गोल्ड सबसे कम एक्टिव होता है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ, एक ब्लॉक बनाता हूँ, आप इसको देखिए, ये देखिए, ओके। अब देखिए कॉपर, कॉपर भी देखिए लेस जो एक्टिव एलिमेंट होता है कॉपर है। हाइग्रेंशियम है, ठीक है, यानी कि मरकरी या पारा। अर्जेंटम है यानी कि चांदी है। और फिर सबसे कम जो एक्टिव होता है वो होता है ऑरम यानी कि सोना। अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे एक्टिव कौन सा हो गया, सबसे एक्टिव आप देखिए पोटेशियम है और सबसे लेस एक्टिव कौन सा है, ऑरम है। तो इस तरीके से आप इसको पूरी सीरीज को पढ़ सकते हो, पूरी सीरीज को लर्न कर सकते हो। थोड़ा सा याद रखना है कि सबसे एक्टिव जो है पोटेशियम सोडियम है, उसके बाद में सबसे जो लेस एक्टिव है वो ऑरम है। तो यहीं देखिए कॉपर है। अब देखिए यहाँ पर जिंक। अब देखिए जिंक ज़्यादा एक्टिव है ना। अब देखिए आप इस सीरीज को देखिए, मैं दोबारा से एक ब्लॉक बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए, अब इस सीरीज में देखिए, इस सीरीज में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। एल्यूमिनियम से लेस एक्टिव की बात करें तो जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव इनमें कौन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो अभी जो अपन ने ZnSO4 वाला जो देखा, जिंक लिया और कॉपर सल्फेट लिया, तो जिंक ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए क्या है, कॉपर वहाँ से जो है निकल जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो बस अब हमें ये कॉमन सी बातें हैं, कॉमन सी चीज़ों को ही हमें ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपन वापस इस बुक के ऊपर, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। मैं इस बुक को वापस से सही साइज में ले आता हूँ। अब आप इसको पूरे पेज को देख पा रहे हैं। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। देखिए अभी तक क्या था, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही थी, यानी कि एक प्रोडक्ट ही डिस्प्लेस हो रहा था। लेकिन अब जो रिएक्टेंट्स होंगे उसमें दो या दो से ज़्यादा, देखिए डबल है तो दो होंगे, और मल्टीपल अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो उसमें दो से ज़्यादा होंगे। लेकिन अभी अपन को इतना ही जो है डिस्कशन करना है। तो हम देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम यहाँ पर देखिए एक फिर एक्टिविटी दी है कि एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, ठीक है। एक जो अदर टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का लीजिए, दोनों जो सॉल्यूशन को मिला दीजिए। अब आप क्या देखते हो, अब देखिए अपन यहाँ पर देखिए फिर इस रिएक्शन को देखते हैं। आप देखेंगे सफ़ेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, एक सबस्टेंस मिलता है वाइट कलर का, जो पानी में अघुलनशील है, पानी में घुलता नहीं है, अविलेय है, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्मेट में वो हमें मिलता है। इस अविलेय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं, यानी प्रेसिपिटेट, ओके, प्रेसिपिटेशन जो हो जाता है। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो हो रहा है, इसलिए हम इसे अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, एक्वस है यानी कि सॉलिड था जिसे हमने वाटर के अंदर डिजॉल्व किया, एक्वस फॉर्मेट है। BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड है, ये भी एक्वस फॉर्मेट में है।
और जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो देखिए Na2 और ये इधर Cl2, तो 2NaCl बन जाता है। देखिए ये 2NaCl बना, उस पानी में, उस सॉल्यूशन में घुला हुआ है, यानी एक्वस फॉर्मेट है। और इधर बनता है बेरियम सल्फेट, तो ये देखिए Ba और SO4, क्लियर। तो यहां पर देखिए BaSO4 बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? देखिए बेरियम 2 पॉजिटिव तथा सल्फेट की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन होता है। आप एक प्रोडक्ट यहाँ पर होता है सोडियम क्लोराइड का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जो विलियन में ही रहता है। विलियन में ही रहता है मतलब उस सॉल्यूशन में, तभी तो एक्वस फॉर्मेट में है। ये अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच यानी रिएक्टेंट्स के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से अब जो रिएक्शन हुई है यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको कह रहे हैं। अब इस एक्टिविटी पर आपको थोड़ा सा अटेंशन करना है, क्यों? जिसमें आप लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। अब देखिए एक एक्टिविटी है जिसमें हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड को जो है मिक्स किया। तो अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यानी प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड का जो नाम बता सकते हो? इस अभिक्रिया के लिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। और क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? तो देखिए मैं आपको इस स्क्रॉल करके पेज नंबर क्या, एक्टिविटी 1.2 पर लेकर के आया हूं। इसमें दिया हुआ है कि एक टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट का घोल लेते हैं यानी सॉल्यूशन लेते हैं और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेते हैं। क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं? तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड? ओके, अब देखिए इसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें देखिए पोटेशियम आयोडाइड जो होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ki। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं Ki। एक मिनट, देखिए यहां पर मैंने लिखा, सॉरी, अगर मैं यहां पर लिखूं Ki है, ओके, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बैलेंस्ड मैं बाद में करूंगा। Ki में हम लेड नाइट्रेट को ऐड करते हैं, ओके। तो लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Pb, आप इसे एक पेज में लिख लीजिएगा, NO3, और इस तरीके से हम इसको 2 लिखते हैं, ओके। ये हो गया लेड नाइट्रेट। अब आप इसको एक प्रॉपर वे में लिख लीजिएगा। अब इसकी रिएक्शंस किस तरीके की होगी? तो देखिए मैंने एरो का साइन लगाया और उसके बाद में जो इसकी रिएक्शन होगी वो होगी KNO3 बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा इसमें, ये लीजिए KNO3, ओके। और इसी के साथ साथ लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। ये थोड़ा आप इसको कट कर देते हैं, ओके, ये PbI2। अब देखिए ये क्या बैलेंस्ड है क्या इस वक्त? नहीं, ये इस वक्त बैलेंस्ड नहीं है। इसको बैलेंस्ड करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाते हैं, तो ये हो गया 2Ki, ओके। PbNO3 2, ओके। ये अब तो है पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट। अब इधर क्या बना? 2KNO3 और इधर बना PbI2। आप इसको थोड़ा सा कट कर दें, ओके। अब ये इक्वेशन है, आप इसको पेज में लिख लीजिएगा। तो क्या अभी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट ही आपको यहाँ पर दिखेगा, ओके। तो आपको आई होप उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है। तो अभी ये जो क्वेश्चन था हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके।
अब हम इसको आगे की तरफ यानी कि नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। अब यहाँ पर हम फिर एक एक्टिविटी देख रहे हैं। एक्टिविटी है चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर के उसे गर्म कीजिए। आप क्या देखते हो? देखिए कॉपर को अगर हम गर्म करते हैं कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा यानी कि जब कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई है तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है, ऑक्सीजन ऐड हो गई है, यानी कि बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है। तब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए कॉपर ऑक्साइड बन गया है, कॉपर है और कॉपर को हमने गर्म किया है, हीट की दी है, तो हम देखेंगे कि इस तरीके से कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। मैं थोड़ा सा इसको फिर हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद में हम देखते हैं यदि इस पदार्थ यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो सतह की काली परत जो है भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया यानी अपोजिट रिएक्शंस वहां पर हो जाती है, जिससे वापस से कॉपर प्राप्त होता है। तो देखिए CuO है और हाइड्रोजन गैस हमने वहां पर जो है फ्लो करवाई हीट, और कॉपर वहां पर फ्री हो गया और H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस रिएक्शन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है, निकल रही है, तो हम इसको रेड्यूस्ड हो रही है, तो हम इसको रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम इसको फिर स्क्रॉल करता हूं, मैं आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि अभिक्रिया के समय में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अच्छा एक मिनट, एक रिएक्शन सो रह गई है, हो गई क्या? नहीं रही, ये हाइड्रोजन वाली हमने कर ली है। तो अभिक्रिया के समय में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन वहां पर हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में रिएक्शन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी, लॉस होता है, तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन हुई है। अब हम देखिए अभिक्रिया 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अब देखिए, अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करना कि एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन थी, एक रिएक्शन रिडक्शन थी, लेकिन वहां पर किस तरीके से क्या जो टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस आ रहा है, आप थोड़ा सा पकड़िए उसको। अब देखिए यहां पर इस लाइन में क्या कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपचयित हो गया। क्लियर? तो यहां पर ये रिड्यूस्ड हो गया है, कम हो गया है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो हाइड्रोजन क्या है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। ओके, तो यह ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो यहां पर ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। अब इस तरीके से हम आगे कहेंगे, अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक यानी कि एक रिएक्टेंट उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। जब यानी कि कोई रिएक्शन होती है ना, तो दोनों रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ में होते हैं, इसलिए हम इन रिएक्शन को उपचयन अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन या फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रियाएं कहते हैं, या फिर एक साथ में रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स में जो रेडॉक्स है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन है CuO + H2। तो देखिए यहाँ पर क्या बना, Cu फ्री हो गया, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है, तो ये क्या हो गई, अपचयन हो रही है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इस हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। इसके अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें, रेडॉक्स के कुछ और एग्जांपल्स देखें, तो देखिए जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अगर रिएक्शन होती है तो जिंक फ्री हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ठीक इसी प्रकार
MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और 4HCl, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन होती है तो मैग्नीज क्लोराइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल होता है और क्लोरीन फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर जो 1.31 रिएक्शन है, यहाँ पर कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन की रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ हो रही है। ओके, तो कार्बन क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। उपचयित का मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और ZnO अपचयित होकर के जिंक बनाता है। तो ZnO में देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कम हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शन थी इसमें देखिए HCl Cl2 में अपचयित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ऑक्सीजन भी नेगेटिव होता है और Cl2 भी नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर HCl में क्या है, Cl2 में उपचयित हो रहा है, Cl2 में जो कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, उपचयित का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। MnO2 देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है और ये MnCl2 में जो है अपचयित हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पर ये रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो जो भी एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में पदार्थ का यानी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजेशन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। ओके, यानी कि या तो ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन कम होगा, या फिर पदार्थ का जो अपचयन है, रिडक्शन है, तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो दोनों अपोजिट जब काम होते हैं तो इस तरीके से काम होता है। अब देखिए एक्टिविटी 1.1 दी है कि 1.1 में ध्यान दीजिए कि एक चमकदार ज्वाला, यानी कि हमने देखा था कि एक फ्लेम जो वहां पर प्रोड्यूस होती है, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने गर्म करते हैं, मैग्नीशियम रिबन Mg, और जब उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तब ये क्या होता है, सफ़ेद पदार्थ में जो है वाइट जो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है और यहाँ पर यह अपचयन होता है। तो ये हमसे पूछ रहा है, देखिए ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक फिर अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपना बचता है, क्या आपने अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शंस को देखा है। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे संक्षारण यानी करजन। ओके, करजन या संक्षारण हम कहते हैं। तो देखिए ये करजन क्या है, और नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं विकृतिगंधिता, तो डीनेचराइजेशन या रेंसिडिटी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, विकृतिगंधिता यानी कि थोड़ी गंध अलग हो जाना, रेंसिडिटी इसके आपके नाम लिखा हुआ है। तो संक्षारण, अब देखिए संक्षारण क्या है, देखिए आपने देखा होगा ताजमहल जो है हमारे आगरा के अंदर, उस पर पॉल्यूशन का इफेक्ट है। ठीक है, मार्बल है वो अब जो है खराब हो रहा है, वहाँ का जो मार्बल है वो करजन वहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। इसी के प्रकार आप इसी के साथ साथ आपने देखा होगा जो लोहा होता है हमारे सराउंडिंग्स में, जो आयरन है, आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, कलर वगैरह पेंट वगैरह लगा करके रखते हैं, वरना क्या होगा, वहाँ पर जंग लग जाएगा। ठीक है, रस्टिंग हो जाएगी। तो आपने अवश्य देखा होगा लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यानी कि रस्टिंग हो जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा होता है। क्या कॉपर में जंग लगता है? अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या कॉपर में जंग लगता है? देखिए अगर आपने कॉपर के पुराने बर्तन को देखा होगा तो वहां पर एक ग्रीन कलर का सबस्टेंस आपने देखा होगा। ओके, तो जो ग्रीन कलर का सबस्टेंस है ना, वही कॉपर पर जंग लगना हम कह सकते हैं, रस्टिंग ऑफ कॉपर। तो क्या आपने अपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? अब देखिए चांदी है, चांदी जो अर्जेंटम जिसको हम कहते हैं, वो समय के साथ काली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एनवायरमेंटल जो रिएक्शंस वहाँ हो जाती है। लेकिन औरम में ऐसा नहीं होता है। जब कोई मेटल अपने आसपास अम्ल यानी कि एसिड, आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है, करजन वहाँ पर हो जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर दी गई हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। तो करजन के एग्जाम्पल्स हैं।
संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल यानी ब्रिज जो है, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत अधिक क्षति होती है, डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इस प्रकार क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष बहुत पैसा खर्च होता है। और अब हम लेसन 3 में हम इसको जो है करिजन के बारे में अधिक जो है समझेंगे। तो जो इस बुक का जो चैप्टर 3 है उसको हम पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेंसिडिटी या विकृति गंधिता। अब देखिए, जो भी हमारे घरों में वसायुक्त पदार्थ होते हैं, वसायुक्त यानी तेल में तले हुए, ठीक है, तेलीय पदार्थ, अगर उसको हम थोड़े लंबे समय तक रखें तो उनका जो टेस्ट चेंज हो जाता है, उनमें अलग तरह की जो स्मेल आने लग जाती है। तो रिडक्शन होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, यानी कि उनकी स्मेल है वो डीनेचर्ड हो जाती है, रेंसिड हो जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो प्राय जो है इस तरीके का जो फैट या जो ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी हमारे ऑयली टेबल्स हैं, उनके साथ कुछ इस तरीके की होती है। तो हम इसके उपचयन को यानी कि ऑक्सीडेशन को, अब देखिए मैंने यहाँ भी बोला उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस हो जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन की जो टाइमिंग है, ऑक्सीडेशन की जो स्पीड है वो धीरे हो जाती है। क्या आप जानते हैं, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम जो है एक्टिव गैस से युक्त कर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके, ऑक्सीडेशन ना हो सके। देखिए, जो भी मार्केट में चिप्स वगैरह के या जो भी पैकेट हम इस तरीके के जो लाते हैं, अगर हम कहें कुरकुरे चिप्स वगैरह जो भी हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है, उनके वो ऑक्सीजन को उस पैकेट में से निकालते हैं और नाइट्रोजन गैस फुलफिल कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कम हो जाएगी और वहाँ पर वो लंबे समय तक खराब नहीं होगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, क्या लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल और कुछ यहाँ पर जो है उपचयित और अपचयित पदार्थों को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, मैं अभी कुछ एक पेज है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इन रिएक्शंस को देख लीजिए। अब देखिए, आयरन है, अगर आयरन का कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसके साथ रिएक्शन होती है तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है, जिसके कारण है वो कलर चेंज हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन है कैल्शियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की जब रिएक्शन होती है तो कैल्शियम क्लोराइड एक्वस फॉर्मेट में है और एल्यूमिनियम सल्फेट है ये भी एक्वस फॉर्मेट में है। जब इनकी रिएक्शन होती है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है जो कि सॉलिड है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है जो कि एक्वस फॉर्मेट में रहता है। तो रिएक्शन होगी 3CaCl2 प्लस Al2SO4, ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे 3, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हम लिखेंगे। ओके, उसके बाद में जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा ये थे रिएक्टेंट, 3CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट बनेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 साथ में यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अब है नेक्स्ट जो रिएक्शन थी उसको और हम देख लेते हैं कि वो क्या थी। तो मैं आपको वापस से बुक के पेज पर जो है लेकर के चलता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो रिएक्शन है 4Na प्लस O2 Na2O, ठीक है, इस तरीके से ये जो रिएक्शन हुई है तो हम देखेंगे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो देखिए, सोडियम तो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन इससे ऐड हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है CuO प्लस H2। अब देखिए, CuO है, O यहाँ पर जो है निकल रहा है तो Cu का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन आप देखोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रही है, तो जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडाइजेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। देखिए, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कशन करेंगे
आप इस पूरे वीडियोस को देखिए। ओके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।